कितने बच्चे अब पत्रकारिता की डिग्रियां लेके बीजेएमसी या एमजेएमसी करके फील्ड में जा रहे हैं, उनका कंपटीशन। ये बहुत बड़ा कंपटीशन है क्योंकि अनस्किल्ड की बहुत बड़ी भीड़ है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो पूरी की पूरी तरह उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। जी, अनपढ़.com, 500 रुपया.com और 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है। यस, 19(1) जो आर्टिकल है, 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया गया, तो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते सब लोग कैमरा लेके खड़े हैं। क्लासरूम की एक सीमाएं हैं, उसमें आप एसी और फैन चलाकर आपसे बैठते हैं और लेक्चर सुनते हैं, सोचते हैं ये इतना कंफर्ट की चीजें हैं। आपको फील्ड में भी जाना है, आपको उन सारी चीजों से रूबरू होना है, आपको उन चीजों से जूझना है जिसमें एक फील्ड रिपोर्टर जाके जूझता है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एचआई ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को सब्स्टिट्यूट कर देना अभी एआई के बस की बात नहीं है। टेलीविजन के बड़े बड़े स्टार्स को देखकर मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता के छात्रों के मन में सिर्फ एक ख्याल आता है कि वो भी बड़े पत्रकार बनेंगे, बड़े एंकर बनेंगे, दुनिया उन्हें सलाम करेगी, मुख्यमंत्री के आसपास होंगे, मंत्री उनका इंतजार करेंगे, अधिकारी उन्हें सैल्यूट करेंगे। लेकिन ये सपने होते हैं। ये सपने सच उन्हीं लोगों के होते हैं जो मिशन मोड पर अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जाते हैं। मास कम्युनिकेशन पूरा होने के बाद जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो उन्हें ये सच्चाई सामना करना पड़ता है, उस सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और वक्त के साथ साथ जब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और उन्हें नाकामी हासिल होती है तो वो मायूस हो जाते हैं। बहुत से बच्चे पत्रकारिता के फील्ड को छोड़ देते हैं, बहुत से लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं। कोई 500 रुपया.com शुरू करता है, कोई लल्लू.com शुरू करता है और वो गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर आ जाते हैं। जरूरी बात यह है कि जब आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मुकाबला किसी और से नहीं, आपका मुकाबला खुद अपने आप से है। लेकिन क्वांटम यूनिवर्सिटी ने बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए मिशन मोड पर काम किया है और उसकी जिम्मेदारी मास कम्युनिकेशन विभाग के लोगों ने बखूबी अंजाम दी है। रवि उपाध्याय ऐसी ही एक फैकल्टी हैं जिन्होंने क्वांटम यूनिवर्सिटी में पत्रकारों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर फोकस किया है। इसी सिलसिले में उन्होंने बच्चों को अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में ले जाकर सेटअप दिखाने शुरू किए हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग होती है और किस तरीके से सीमित संसाधनों में वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का वो मिशन जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, यही सोच प्रोफेसर रवि उपाध्याय की है। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, आपके मन में प्रधानमंत्री के विजन को पत्रकारिता में उतारने की सोच कहाँ से डेवलप हुई? निश्चित रूप से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो सोचने का तरीका है, वो काफी बृहद और काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। जिस तरह से हमारा देश अलग अलग मोर्चों पे कई समस्याओं से जूझ रहा है, सीमित संसाधनों को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 2047 को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। ये एक बहुत दूर की सोच है कि हम किस तरह से सीमित साधनों का प्रयोग करके भी हम उन बड़े विकसित देशों को भी चुनौतियां दे सकते हैं। ये सोच अगर भारत के हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का हम किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। और यही कोशिश, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम अपने छात्रों के साथ अलग अलग जगह संस्थानों में जा रहे हैं और उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक सीमित साधन में, एक आप लिमिटेशंस में भी किस तरह से अपने इन ख्वाबों को पर दे सकते हैं, वास्तविकता से कैसे जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे संसाधन हो तब आप सीखेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सारा सेटअप हो तब आप सीखेंगे। सबसे बड़ी चीज है मोटिवेशन। अगर आपका स्पार्क है, अगर आपके पास अंदर से प्रेरणा है,
तो निश्चित रूप से अगर आपके पास बहुत सीमित संसाधन है, लेकिन आपके अंदर जोश है, आपके अंदर एक सपना देखने की कला है, तो निश्चित रूप से आप बहुत कम संसाधनों में भी अपने सपनों को, ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आप फील्ड में रिपोर्टिंग की है, आपने फील्ड रिपोर्टर रहे हैं और देश के नंबर 1 चैनल में और उसके नंबर 1 दौर में। यस। तो फील्ड रिपोर्टिंग जब आप करते हैं, जो बच्चे आज के दौर में पास आउट होकर जाते हैं, तो उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है फील्ड रिपोर्टिंग और एकेडमिक्स? यस, ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसका बहुत लंबे समय तक इस पर विचार और विमर्श चल रहा है कि आखिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो पूरी की पूरी तरह उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके उनके उनके काम के दौरान। लेकिन ये गैप इसलिए है कि एकेडमिक अपनी गति से चल रहा है, एकेडमिक के अपने सिलेबस हैं, उसके अपनी सीमाएं हैं, एकेडमिक का अपना पैटर्न है, उसका अपना एग्जाम सिस्टम है, क्योंकि उनको डिग्री देनी है। लेकिन क्या ये पढ़ाई गई चीजें उनके कैरियर को इनहेंस कर पा रही, उनको इस योग्य या कुशलता उनके अंदर विकसित कर पा रही है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए कई जगह आप देखेंगे कि कई लोग एकेडमिकली वो बहुत वीक है, लेकिन वो प्रोफेशनली वो कई जगह अपने अपनी योग्यता के बल पे अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो बीच में एक सामंजस्य है कैरियर, एकेडमिक पढ़ाई और उनके ट्रेनिंग का जो पार्ट है, हम लोगों ने इस पे बहुत गहनता से विचार विमर्श किया है और हम लोगों ने दोनों एकेडमिक और ट्रेनिंग दोनों को बहुत बखूबी उसको मिक्स किया है कि सिर्फ क्लासरूम स्टडी से आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। आपको फील्ड में भी जाना है, आपको उन सारी चीजों से रूबरू होना है, आपको उन चीजों से जूझना है जिसमें एक फील्ड रिपोर्टर जाके जूझता है, और वो क्लासरूम में नहीं बताई जा सकती। क्लासरूम की एक सीमाएं है, उसमें आप एसी और फैन चलाकर आपसे बैठते हैं और लेक्चर सुनते हैं, सोचते हैं ये इतना कंफर्ट की चीजें हैं, लेकिन इसके लिए आपको समाज में जाना पड़ेगा। एक न्यूज के लिए, एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ सकता है, एक शॉट लेने के लिए आपको कितना जूझना पड़ सकता है। ये चीजें जब तक आप कैमरा लेकर, अपने विचार लेकर, अपना जोश लेकर नहीं उतरेंगे, तो कोई विश्वविद्यालय आपको पत्रकार या कोई भी मीडिया कर्मी नहीं बना सकता। प्रोफेसर साहब, एआई का दौर है, चैट जीपीटी, ग्रोक, न जाने कितने एआई टूल्स हैं, बच्चे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और लगभग सभी बच्चे इसे अपना माई बाप मान बैठे हैं। तो एआई का इस्तेमाल पत्रकारिता में किस तरीके से करना चाहिए, कितना उपयोगी और कितना घातक है? देखिए, एआई एक हेल्पिंग हैंड की तरह है, लेकिन आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, मानवीय जो आपकी सोच है, ये एआई क्रिएट नहीं कर सकता। फाइनली आप उसे एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मुझे ये चीज एनालिसिस करके दीजिए, लेकिन इंस्ट्रक्शन देना ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम, एचआई है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एचआई है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को सब्स्टिट्यूट कर देना अभी एआई के बस की बात नहीं है। आप उसे प्रॉम्प्ट देते हैं, आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे एनालिसिस चाहिए कि उत्तराखंड में कितने लोग बीमारी से, किन किन बीमारियों से मरे, वो डेटा एनालिसिस करेगा और आपको दे देगा। लेकिन ये सोच कहां से आएगी कि हमें किस तरह की एनालिसिस करनी है, हमें किस तरह का डेटा चाहिए, हम उस डेटा का क्या प्रयोग करेंगे? तो ये जो एक सोच है, इस लेवल तक आना अभी बहुत दूर की बात है। तो हो सकता है आपके लिखने में वो हेल्प कर दे, हो सकता है आपके डेटा कलेक्शन में वो हेल्प कर दे, हो सकता है आपको एनालाइज करने में हेल्प कर दे, लेकिन वो जो सोच है वो आपके इंटेलिजेंस से आएगी। जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को, तब आप इंस्ट्रक्शन देंगे। ही इज ओनली हेल्पर। एआई एक सिर्फ और सिर्फ हेल्पर है, इससे ज्यादा अभी उसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस को कोप अप करने की बिल्कुल क्षमता नहीं है। प्रोफेसर साहब, जो बच्चे आपके यहाँ पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं और आप बहुत बच्चों को पास आउट भी करा चुके हैं, तो बच्चों की जो सोचने की प्रवृत्ति है, जब आप यहाँ दाखिला लेते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी ज्यादातर क्या होती है और उसके बाद में कितने लोग प्रैक्टिकली इनिशिएटिव लेते हैं, जी, कितने लोग सिर्फ कोर्स के प्रोजेक्ट तक निर्भर रहते हैं और कितने लोग इनिशिएटिव लेके अलग से प्रोजेक्ट करने की रिक्वेस्ट आपसे करते हैं? यस, बिल्कुल। देखिए, आप बहुत सही बात पूछ रहे हैं। एक शुरुआती दौर का जो ग्लैमर है, जो ट्वेल्थ पास करने के बाद बच्चों में आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ग्लैमराइज फील्ड है, हम फिल्म बनाएंगे, हम सेलिब्रिटी से मिलेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द रहेंगे, या और बहुत तरह की चीजें स्क्रीन पे दिखेंगे, लोग हमें रिकॉग्नाइज करेंगे। ये जो प्राथमिक तौर पे जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका एक शुरुआती अट्रैक्शन है,
जब वो इस फील्ड में आते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो बहुत वर्सेटाइल फील्ड है, यहाँ पे तो बहुत सी चीजें और भी हो सकती हैं। लेकिन जो शुरुआती उनकी सोच होती है, जो अट्रैक्शन होता है, उनका यूएसपी सिर्फ एंकर है, टीवी का एक एंकर बन जाना, जो कि किसी मंत्री को चिल्ला रहा है, डांट रहा है, सेलिब्रिटी के खिलाफ स्टोरी चला रहा है, वो एक अलग तरह का। हालांकि इस तरह के अट्रैक्शन ने टीवी इंडस्ट्री को काफी बूम किया है। शुरुआती दौर में जो लोग आ रहे हैं ये देखकर आ रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे पास आ जा रहे हैं तो हमें उन्हें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देना पड़ेगा कि सिर्फ वो दुनिया नहीं है, उस दुनिया के अलावा इसमें और भी बहुत से डायमेंशन है, बहुत से आयाम है, जो आप समझिए, सोचिए। और ये काम है एकेडमिक्स का, ये काम है यूनिवर्सिटी का, ये काम है शैक्षणिक संस्थानों का, कि सिर्फ आप उन चीजों, अगर आप सिर्फ उतने ख्वाब में रहेंगे तो बहुत सीमित ख्वाब। कितने दिनों तक आप एंकर बने रहेंगे और कितने दिनों तक आप टीवी पे चमकते रहेंगे, उसकी एक बहुत लिमिटेड लाइफ है। लेकिन इसको आप कैरियर की तरह ले रहे हैं अगर, तो आपको उनके बारे में भी सोचना जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, आपको उनके बारे में सोचना है जो कैमरा चलाते हैं, उनके बारे में सोचना है एडिटिंग करते हैं, जो फिल्में बना देते हैं, जो ग्राफिक्स का काम कर देते हैं, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्यों नहीं जानते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं? तो ये जो चीज है, एक्सप्लोर कर देना, एक्सपोज कर देना बच्चों को कि आपका इंटरेस्ट प्राइमरी तौर पे हो सकता है क्योंकि आपके पास सीमित नॉलेज है। उस सीमित नॉलेज के को देखकर आप आ तो गए, लेकिन जब आप आ गए तो यहाँ पे आपको दुनिया दिखाई जाएगी कि सच्चाई ये भी है, आपको ये भी जानना है। इसलिए कॉलेज का एक मौलिक, एक नैतिक ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही दिशा दे, सही बातें बताए, जिससे कि वो अपने कैरियर को अच्छी तरह से शेप कर पाए। अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। सवाल ये कि जितने बच्चे अब पत्रकारिता की डिग्रियां लेके बीजेएमसी या एमजेएमसी करके फील्ड में जा रहे हैं, उनका कंपटीशन जी अनपढ़.com, ₹500.com और 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है, इस टाइप के लोगों से उन्हें कंपटीशन करना, ये बहुत बड़ा कंपटीशन है क्योंकि अनस्किल्ड की बहुत बड़ी भीड़ है। 19(1) जो आर्टिकल है, 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया गया, तो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते सब लोग कैमरा लेके खड़े हो गए। लेकिन इसके साथ एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोफेशन की बात करें, आप क्या कोर्ट में जाकर बिना स्किल्ड हुए आप बहस कर सकते हैं? उसके लिए बार काउंसिल है, रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप इतने जिम्मेदार पेशे में आ रहे हैं जहां पे आप सोसाइटी का परसेप्शन क्रिएट करेंगे, आपकी कही हुई बातें सिर्फ कही हुई बातें नहीं है, लोग उसको सोचते हैं, समझते हैं और उस हिसाब से अपने विचार बनाते हैं। तो अगर आप इस तरह के जिम्मेदार प्रोफेशन में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जिसे एग्जामिन करना चाहिए कि किन लोगों को इसमें हमें प्रवेश देना है, किन लोगों को नहीं देना है, उनके प्रॉपर लाइसेंस होने चाहिए। वरना इस तरह की भीड़ को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इतनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अगर आएगी लोगों के पास तो ये कंट्रोल कैसे होगा? और निश्चित रूप से इससे पूरा का पूरा समुदाय, पूरी की पूरी कम्युनिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। उन्हें लगता है कि सब पत्रकार और सारे मीडिया वाले ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जिम्मेदारी जरूर निश्चित रूप से फिक्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट को एक रेगुलेशंस या किसी तरह का एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम इस पे लाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर रवि उपाध्याय, जिन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है, और वो अहम मुद्दा ये है कि मास कम्युनिकेशन करने वाले बच्चों को कंपटीशन जिन अनपढ़.com, जाहिल.com, ₹500.com से जो कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रोफेसर रवि उपाध्याय ने इसी समस्या की तरफ सवाल उठाया है कि सरकार को सोचना होगा कि पत्रकारिता करने वाले बच्चों के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जिसमें मास कॉम करने वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उन्हें पत्रकारिता की अनुमति मिले और वो फील्ड में इस कैरियर को चुन सके, इज्जत के साथ में, इस पेशे को इज्जत के साथ देखा जाए जैसे पहले देखा जाता था। लेकिन जो भीड़ बढ़ रही है और मास कम्युनिकेशन के बच्चों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो जाहिर तौर पे सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए विचार करना पड़ेगा। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।